नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर अच्छा खासा बवाल उठ खड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बवाल उठ खड़ा हुआ है। हालांकि इसमें ऐसी चीजें नहीं है जिस पर इतना वाद विवाद होना चाहिए था। उन्होंने तो सिर्फ इतना ट्वीट करके कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में भी आ सकता है। और उन्होंने केंद्र सरकार से दो छोटी छोटी अपील भी की थी कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल रोक दी जाएं और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के साथ काम हो। इस ट्वीट पर सिंगापुर ने आपत्ति की। कोई बात नहीं, कर सकता है वो। उसे लगा कि चूंकि सिंगापुर को एक तरह से क्वेश्चन में रखा जा रहा है तो उसने आपत्ति दर्ज की। लेकिन उसके बाद जो विदेश मंत्रालय से टिप्पणियां आई, जो ट्वीट आए, और खासतौर पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जो कुछ कहा, उसको लेकर काफी बावेला हुआ, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ा सा आपत्तिजनक लगी लोगों को। उन्हें लगा कि एक इलेक्टेड लीडर के बारे में इस तरह से बात नहीं की जानी चाहिए थी। और उसका जवाब भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विस्तार से दिया है कि सरकार को देशवासियों की चिंता नहीं है, कोरोना से लड़ाई की चिंता नहीं है, अपनी छवि की चिंता है, और इसलिए उसने इस तरह की भाषा में जवाब दिया है। सवाल अब इस पूरे विवाद से उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया था वो कोई आपत्तिजनक ट्वीट था? क्या उन्होंने अपनी मर्यादा लक्ष्मण रेखा लांघी है, या उन्होंने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, या किसी मुख्यमंत्री या किसी भारतीय नेता ने ऐसा पहली बार किया है जो केजरीवाल ने अलग से कर दिया इसलिए गलत है? फिर सवाल ये उठ रहा है कि विदेश मंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या उसमें कहीं से अपमान और हिकारत दिखती है? क्या वो दुर्भावना से प्रेरित दिखता है? फिर क्या सिंगापुर जैसे देश से कहीं भारत दबाव में तो नहीं आ रहा है? छोटा सा देश है, संबंध हमारे बेहतर हैं, हमें मदद भी मिल रही, लेकिन क्या उसके दबाव में तो हिंदुस्तान नहीं आ रहा है? और सरकार को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की इतनी चिंता है कि वो इस दबाव में आकर एकदम से उबल पड़ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम प्रश्न हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त पैनल साथ में, हमारे कई बहुत अच्छे मेहमान, जानकार विद्वान मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ विदेशी मामलों के जाने माने विशेषज्ञ विष्णु प्रकाश जी हैं, प्रोफेसर हर्ष पंत हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली और स्मिता शर्मा हैं, हमारे साथ सत्य हिंदी के संस्थापक संपादक और आम आदमी पार्टी में 4.5 साल गुजार चुके आशुतोष जी भी हैं। तो आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुर्बान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक पत्रकार की हैसियत से और जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तकाजे हैं उनके मद्देनजर इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? मुकेश जी, शुक्रिया अपने शो पे बुलाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये निहायत ही वाहियात बात भारत सरकार की तरफ से की गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मैं अरविंद केजरीवाल का कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये जो बात कही, अगर 1 मिनट के लिए ये भी मान लिया जाए कि उसमें सच्चाई नहीं है, तब भी वो देश हित में कही गई बात थी। और ये वो सरकार है जो ट्रंप साहब को लेकर के आई थी और उनका जिस तरह से स्वागत सत्कार किया गया और लाखों की भीड़ के साथ जब कोरोना हमारे देश में दस्तक दे रहा था, वो इस तरह की बात करे वो सरकार और उसका विदेश मंत्री, ये समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, वहां भारतीय उच्चायुक्त को सिंगापुर में तलब किया गया और उसे कहा गया, ये तंबी की, आप जानते हैं कि एक तो किसी भी उच्चायुक्त को, हाई कमिश्नर या एम्बेसडर को तलब किया जाना ही अपने आप में एक डेरोगेटरी टर्म है। आमतौर पे भारत और पाकिस्तान के बीच ये बातचीत सुनाई देती है कि साहब वहाँ के एम्बेसडर को तलब किया गया, हमारे यहाँ तलब किया जाता है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तो, और या इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को तो। ये किसी भी सभ्य समाज में आमतौर पे एक रूटीन प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। और वहाँ ये कहना कि साहब हमारे अपने हाई कमिश्नर एम्बेसडर ने जाकर के ये कहा कि अब अरविंद केजरीवाल इसके लिए अधिकृत नहीं है।
अरे भाई, आपको किसने अधिकृत किया ये स्टेटमेंट देने के लिए? ये उस एम्बेसडर से पूछा जाना चाहिए। विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, वो इस बात की को ज्यादा स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि क्या किसी एम्बेसडर को, और वो भी भारतीय एम्बेसडर को, किसी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में जाकर के इस तरह से बयान देने की जरूरत है? आखिर क्या मजबूरी आ गई थी? इन सारी चीजों के बारे में भी एक चर्चा होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर वो सिंगापुर का ऐसा कौन सा दबाव था जिसके आगे हम न सिर्फ झुके बल्कि हम नतमस्तक हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, और उसमें भी भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जो तीसरी दुनिया में, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 19 महीने की इमरजेंसी को आप छोड़ दीजिए तो 70-72 साल का एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। वैसे देश के लिए, एक बड़े देश के लिए, एक छोटे देश का, और वो भी सिर्फ इस बात पर कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि भाई वो वेरिएंट आ सकता है, इस बात की सदाकत की जांच कर ली जाए कि वो है या नहीं है। लेकिन ऐसा तो कुछ अरविंद केजरीवाल ने नहीं कह दिया था कि धरती फट जाए और आसमान फट जाए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत सरकार का वो जो दिल का चोर है कि लगातार पिछले 4 महीने से जो वो काम कर रहे हैं उसको किसी तरह से अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। मैं इसको कुर्बान साहब, इस मुद्दे पर हम आते हैं, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न उठाया है तो हम विष्णु प्रकाश जी के पहले उनके पास जाएंगे। विष्णु प्रकाश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के ट्वीट में ऐसा क्या आपत्तिजनक है? इसी तरह का एक ट्वीट उन्होंने पिछले साल दिसंबर में किया था यूके वेरिएंट को लेकर, और ये भी मांग की थी कि विमान सेवाएं बंद कर दी जानी चाहिए। जनवरी में उन्होंने रिपीट भी किया था कि बंद नहीं की गई, ये खतरा हो सकता है। तो एक तरह का अलार्म बजाना भारत के नेताओं का किसी भी मुद्दे पर कोई गलत तो नहीं है। इसमें कहाँ आपत्तिजनक चीज कहाँ दिखी सरकार को? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, आप फिर से ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा विष्णु जी। अभी भी नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है जी, बोलिए। अब आ रही है जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा बस आप। मुझे आपकी नहीं आ रही, मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। नहीं, उनको दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। विष्णु जी, आप बहुत धीमी आ रही है। आप 1 मिनट दे दें क्योंकि मुझे सुन नहीं रहा है, तो मैं अभी इसको ठीक कर। अब ठीक हो गया? जी जी, बोलिए, अब ठीक है, अब आ रही, बोलिए। हर्षपंत जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसी सवाल का जवाब आप देते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत और सिंगापुर के बीच के जो संबंध हैं वो काफ़ी घनिष्ठ हैं, और सिंगापुर ने जिस तरह से भारत के साथ खड़े होकर वो एक अग्रणी भूमिका निभाई है इस क्राइसिस में, वो भी सबको पता है। तो उनकी तरफ से अगर भारत की तरफ से कोई भी राजनेता इस तरह का सवाल उठाता है कि कोई वेरिएंट है, तो उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन मांगना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। वो क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, और क्योंकि एक तरह से जो किसी वेरिएंट का किसी कंट्री के साथ जुड़ाव बहुत सेंसिटिव मामला हो रहा है, चीन से लेकर इंडियन वेरिएंट तक की जब बात आती है तो बड़े लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कहीं पर उस सेंसिटिविटी को भी उठाया गया हो सकता है, उनको लगा हो कि कहीं इस सिंगापुर वेरिएंट की बात हो रही है तो हम इस बात को एक बाहर लाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने स्पष्टता मांगी भारत सरकार से या भारत के राजदूत से सिंगापुर में। तो मुझे कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं लगा। लेकिन ये जरूर है कि भारत में जिस तरह से, देखिए, फॉरेन ये बात बार बार उठ रही है कि ये इमेज बिल्डिंग है या हमारी अंदरूनी राजनीति है। हमारी अंदरूनी राजनीति कोई भी हो, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपस में डोमेस्टिक डिबेट करें, अच्छी बात है। उससे भारत सक्षम बने हेल्थ क्राइसिस को इफेक्टिव होने में, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार के सामने सवाल या निशान लगाए जाएं, उसकी पॉलिसीज पर
ये लोकतंत्र में सेंट्रल पिवट होता है, इसके चारों तरफ लोकतंत्र घूमता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे तीसरे देश को इस कॉन्वर्सेशन में लाते हैं तो उससे स्वाभाविक है कि कुछ समस्याएं खड़ी होंगी और उन समस्याओं का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, जहां तक फॉरेन मिनिस्ट्री का सवाल है, वो इस मामले में उनका इंटरवेंशन मुझे लगता है कि जरूरी है। अगर तीसरी कोई कंट्री इस मामले पर सवाल उठाती है तो इंटरवेंशन जरूरी होता है। अब किस तरह का इंटरवेंशन हो, अब उसमें अगर वो पॉलिटिसाइज इंटरवेंशन है तो उसके लिए आप लोग हैं, आप पत्रकार हैं, उस पर सवाल उठाएं। लेकिन अगर वो इंटरवेंशन, ये जो प्रॉब्लम है ये कि इमेज की प्रॉब्लम है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति हर जगह इमेज ही की होती है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की इमेज के बगैर काम नहीं करती। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट अपनी इमेज बचा रही है, वो अलग बात है। लेकिन भारत की भी तो एक इमेज है, भारत की भी तो अपनी एक स्वायत्तता है। तो वहां पर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको कि कोई अगर ये कहे कि भाई सिंगापुर से अगर इस बात पर सवाल उठता है तो उसको उसका क्लैरिफिकेशन कौन देगा? वो सिंगापुर की सरकार तो किसी स्टेट गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं मांगेगी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरह से उसको क्लैरिफाई करेगा। उसमें समन्स भी आते हैं, उसमें डिमांड्स भी दी जाती हैं। और उसमें मुझे याद है रातों रात चीन ने, हमारी एम्बेसडर निरुपमा राव हुआ करती थी, उनको उठाया था और रातों रात वो गई थी क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो ये जो जहां तक हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे मित्र देश हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, वो सवाल जब उठाएंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी को जवाब देना पड़ेगा। अब उसमें वो जवाब कैसे दिए जाते हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन क्या दिया जाता है, ये दूसरा मामला है। लेकिन जहां तक इंस्ट्रूमेंटैलिटीज का सवाल है, हर स्टेट की अपनी एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी होती है, उस इंस्ट्रूमेंटैलिटी के हिसाब से सवाल जवाब किए जाते हैं। उसमें उसके तहत जवाब मांगा गया, जवाब दिया गया। अब क्या विदेश मंत्री ने या जो अपना ट्वीट किया है वो अपनी मर्यादा से बाहर किया है, ये दूसरा सवाल है। और उस पर अंदरूनी राजनीति क्या है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक स्टेट का सवाल है, जहां तक इंडियन स्टेट का सवाल है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, उसको कोई स्टेट नहीं रिप्रेजेंट करती। वो चाहे दिल्ली सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो या गुजरात सरकार हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, विदेश मंत्रालय ही उसका जवाब देगा। और विदेश मंत्रालय ने उसका जवाब कैसे दिया उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटैलिटीज पर चर्चा नहीं हो सकती। जी, देखिए, ये हमारे वश में नहीं है। ठीक बात है कि कोई देश हमारी किसी चीज पर किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करते हैं ये जरूर प्रश्न के घेरे में आता है। तो इसमें तो आप बताएं कि जिस तरह से भारत सरकार ने इस मामले को हैंडल किया, मैं केजरीवाल का वो ट्वीट देख रहा हूं, उसमें कहीं भी इस तरह से नहीं है कि ये सिंगापुर वेरिएंट, एक सिंगापुर में ऐसा स्ट्रेन पाया गया, इस तरह की बात है। उसमें कोई सीधे हमला नहीं है सिंगापुर पर जिससे ऐसा लगे कि सिंगापुर की छवि खराब की जा रही है और इसलिए बड़ी चिंता की बात हो गई है। तो ये जो भारत सरकार ने इसको जिस ढंग से डील किया है या कर रही है, उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, ये हमें मानना होगा मुकेश जी कि अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा गैर जिम्मेदार था, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे वेरिएंट की बात की, सिंगापुर वेरिएंट अंग्रेजी में जिसे हम लिख रहे हैं, जब वो कहते हैं कि सिंगापुर से आप हवाई सेवाएं बंद कर दें क्योंकि वहां से ये वेरिएंट आ रहा है जिसकी वजह से एक तीसरा वेव आएगा, हमारे बच्चों की मौत हो जाएगी, तो आपने सिंगापुर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पर दो राय नहीं होनी चाहिए। और इस ट्वीट के बाद में सिंगापुर के अंदर जो उनके नागरिक हैं उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा हमें देखने को मिला है। अगर आप सोशल मीडिया पर चले जाएं आज की तारीख में, तो सिंगापुर के जो सैटिरिकल आर्टिस्ट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसमें आप बहुत उनके गुस्से को भांप सकेंगे कि एक तरीके से हम पर एक लेबल लगाने की कोशिश की है। मुझे जो प्रॉब्लम एरिया नजर आ रहा है, इसमें दो तरफ से गड़बड़ियां हुई हैं। एक, अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया, ठीक है, फैक्चुअली हो सकता है वो इनकरेक्ट थे, सिंगापुर के मंत्रालय ने हमारे हाई कमिश्नर को समन करके उसके बारे में जानकारी तलब की, ये सारी जो इंस्ट्रूमेंटालिटी है ये सही है अपनी जगह, जैसा हर्ष ने कहा। लेकिन जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जाकर ट्वीट करते हैं कि हमारे हाई कमिश्नर को सिंगापुर ने समन किया, उसमें एक ग्ली नजर आता है। विष्णु प्रकाश खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके हैं और राजदूत रह चुके हैं, वो बेहतर जानेंगे। लेकिन ये बात मुझे नहीं लगता कि जब अमित शाह बांग्लादेशी नागरिकों को टर्माइट्स कहते हैं
या कोई और नॉर्थ ईस्ट का मुख्यमंत्री हो या कहीं और का मुख्यमंत्री किसी और पड़ोसी मुल्क को लेकर कोई अटपटा बयान देता है जिसकी वजह से उन मुल्कों में हमारे राजदूतों को तलब किया जाता है, तो इसकी जानकारी खुद आगे बढ़ चढ़कर जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यहाँ दिल्ली में बैठकर दे रहे हो, ये मुझे अटपटा लगा। उसमें एक पॉलिटिक्स नजर आई। दूसरी बात जो मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, डॉक्टर एस जयशंकर कहीं ना कहीं जो एक करियर डिप्लोमैट रहे हैं, उनकी एक बहुत लेगेसी रही है, एक विरासत रही है डिप्लोमेसी में। कूटनीति में आज की तारीख में इस सरकार में नुआंसेस के लिए कोई जगह नहीं है। जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मंत्री कम और पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा नजर आने लगे हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल को लेकर डॉक्टर जयशंकर ट्वीट करते हैं कि द दिल्ली सीएम हैज नो से, मैं उम्मीद करूंगी कि कल को जब उनके पार्टी के सीएम वगैरह भी इस तरह के विवादित बयान दे जिससे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों पर कोई छाया पड़े या असर पड़े, तो उस पर भी फिर वो वही रुख अपनाएं। और मनीष आप याद कीजिए स्मिता जी, आप याद कीजिए कि तेजस्वी सूर्या ने कितना आपत्तिजनक बयान दिया था अरब मुल्कों के बारे में, जिसको बाद में फेसबुक ने उस पोस्ट को हटाया भी था, लेकिन तब भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई थी। इतना हंगामा हुआ था उसमें। नहीं, इसीलिए, और सिर्फ तेजस्वी सूर्या नहीं, आप सोचिए ना, आप बांग्लादेश जैसा जो एक मजबूत, जो आपका पड़ोसी देश है जिसके साथ आपके संबंध मजबूत रहे, उसको लेकर तमाम तरीके के बयान किए गए हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के सीएम्स की तरफ से हो या फिर होम मिनिस्टर की तरफ से हो। तो ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, पॉलिटिक्स आप अगर कहते हैं कि ना करें तो ये सिर्फ किसी एक पार्टी पर अप्लाई नहीं हो सकता, फिर आपको भी संभल कर जो है थोड़ी नुआंसेस तो लानी होंगी इस डिबेट में। जी आशुतोष, क्या अरविंद केजरीवाल अति उत्साह में आ गए हैं? प्रोएक्टिव हमेशा रहे हैं, वो लगातार कोरोना से लड़ाई के मामले में एक कदम आगे बढ़कर कोशिश करते रहे हैं। कई बार उसमें गड़बड़ियां भी हुई हैं, लेकिन क्या इस मामले में थोड़ा सा वो लक्ष्मण रेखा के उस तरफ चले गए, आपको लगता है सर? देखिए मुकेश जी, इस पूरे मामले के कई पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो इस बात को लेकर ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस तरीके का कोई ट्वीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस तरीके का ट्वीट उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा ट्वीट किया जिसकी जब वो ट्वीट कर रहे थे, क्या उनके दिमाग में ये बात थी कि सिंगापुर के साथ कोई रिश्ते खराब हो सकते हैं? मेरा अपना मानना यह है कि उनको जब वो ट्वीट कर रहे थे तो वो उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं रही होगी कि इसका कोई फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशन या विदेश नीति पर इसका कोई रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये एक इनोसेंट सा ट्वीट था और वो एक ऐसे शख्स का ट्वीट था जिसकी फॉरेन पॉलिसी में किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग नहीं है या डिप्लोमेसी में किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं है। तो इसलिए इसको उस नजरिए से देखना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस देश के अंदर एक सरकार, एक बाजार, एक संविधान की बात की जाती है, तो जब आप कोई दूसरा देश के समक्ष कई बात आती है तो भारत सरकार को एक देश के तौर पर इकट्ठा होना चाहिए। वहां पे अरविंद केजरीवाल को अगर आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या उनको गैर जिम्मेदार बताने की कोशिश करेंगे तो आप शायद भारत की जो छवि है और भारत के नेताओं की जो छवि है उसके साथ आप छल कर रहे होंगे। दूसरा पहलू इस बात का ये है, और मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्वगुरु होने के बारे में सोचता हो और दुनिया को जो है वो एक सुपर पावर बनने के बारे में सोचता हो, मैं यहाँ पे कोई बड़ा हेजेमनिक बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई बहुत किसी ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे लगे कि मैं दूसरी तरीके की भाषा बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंगापुर के सामने भारत को इस तरीके से अपने देश की किसी मुख्यमंत्री की ऐसी के सामने इस तरीके से क्लैरिफिकेशन अगर इशू भी करना है तो दूसरे तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए था। मैंने जयशंकर का ट्वीट भी देखा है और मैंने जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उनका भी ट्वीट देखा है। ये दोनों ट्वीट में कहना चाहता हूं ऑफेंसिव है, पॉलिटिक्स इसके अंदर है और विदेश नीति को अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखकर ये देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है, ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में गलत है। और जो बात स्मिता ने कही है कि आज की तारीख में भारत की विदेश नीति में नुआंसेस के लिए कोई जगह नहीं है। आप विदेश नीति में भी आप एडवांटेजेस खोजते हैं कि आपको उसका पॉलिटिक्स में कैसे फायदा हो जाए, आपकी अपनी पार्टी को कैसे उसको फायदा मिल जाए, आपके जो विपक्ष के नेता है कैसे उनको हम जो है उनको नीचा दिखा दें और जनता के सामने कहे कि देखिए कि ये सारे वो लोग हैं जो हमेशा भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, कभी अपने बयानों से, कभी अपने कंडक्ट से, कभी किस तरीके से। तो ये उसका रिफ्लेक्शन है।
तीसरी बात, मैं एक बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ट्वीट एस जयशंकर का लिखा हुआ हो ही नहीं सकता है। एक करियर डिप्लोमेट जो अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली डिप्लोमेट रहे हैं, काबिल डिप्लोमेट रहे हैं और बहुत अच्छे डिप्लोमेट में उनका नाम जाएगा जब इस देश का इतिहास विदेश नीति का लिखा जाएगा, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, या तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आया होगा कि आप ये बोलिए, या वो ट्वीट उनके पास भेजा गया होगा कि आप उसको लिखिए। इसके अलावा अगर जयशंकर अगर ऐसा करते हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनको डिप्लोमेट मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और मैं मानता हूं कि वो डिप्लोमेट हैं। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, आज से तकरीबन 2002 या 3 की बात होगी, या बल्कि और पहले की बात होगी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और प्रमोद महाजन ब्रीफिंग किया करते थे। चीन की तरफ से कोई बयान आया था और उस पर प्रमोद महाजन ने पब्लिकली बयान दिया था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी ने इंश्योर किया था कि विदेश नीति के मसले पर प्रमोद महाजन कभी कुछ नहीं बोलेंगे। उनको बाकायदा बोल दिया गया था कि आप आगे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन चीन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ही प्रमोद महाजन को गैर जिम्मेदार नहीं बताया था। यह दर्शाता है कि आप विदेश नीति के संदर्भ में आपकी दृष्टि क्या है और आप कैसे विदेश नीति को कंडक्ट करते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाएगा तो फिर आप अरविंद केजरीवाल को आप गैर जिम्मेदार नहीं बता रहे, आप भारत नाम का जो देश है उसको गैर जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी, क्या विदेश नीति में राजनीति कुछ ज्यादा मिला दी गई है इस बार, और उसी का ये हमें बार बार देखने को मिल रहा है। इस तरह की भाषा जयशंकर के वक्तव्यों में, जवाबों में पहले भी देखी गई है। जब राहुल गांधी ने एक बार सवाल उठाए थे तब भी उनकी भाषा इसी तरह की तीखी थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी कायदे से देखा जाए तो क्या ये हमारी विदेश नीति राजनीति से प्रेरित होकर चल रही है जो केंद्र सरकार है, या देश के हितों को ध्यान में रखकर चल रही है? विष्णु जी, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। मुझे लगता है ऑडियो कनेक्शन में प्रॉब्लम है जी। आप एक बार बिना हेडफोन्स के बात करने की कोशिश कीजिए विष्णु जी। हेडफोन हटा दीजिए आप जी, निकाल दीजिए और बोलिए। नहीं, अनम्यूट कीजिए जी। ठीक आ रही है आवाज? आपको तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है जी, मैं ऊंचा बोलता हूँ, मैं और ऊंचा कर लेता हूँ। अब आप एम्बेसडर से ऊंचा बोलने के लिए कह रहे हैं, आप सोचिए क्या आप कह रहे हैं उनसे। एक सेकंड, एक क्षण दे दीजिए मुझे, मैं सिर्फ ऑडियो को ऊंचा कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक है कुछ? जी आ रही है, अब थोड़ा ऊंचा बोलेंगे हो जाएगा। जी मैं गला फाड़ के बोल रहा हूँ, पर और बोल जी बस हो गया, आप बोलना शुरू करें। विष्णु प्रकाश जी, मैं ये कह रहा हूं कि एम्बेसडर आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक लाउडली। Ashutosh ji, you are the only friend I have in this group. I mean, others are also my friends, but you are very gracious. नमस्कार, मैं राजनीतिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहता, ना ही मुझे जानकारी है। मैं जानता हूं कि मैं विशेषज्ञों में बैठा हूं जो कि एक चीज जानते हैं। मैं एक डिप्लोमेट रहा हूं और मैं सिर्फ उसकी बात थोड़ा बहुत जानता हूं, उसके जिक्र करूंगा। एक कहावत है हिंदी में कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो ये मैंने देखा है कि ये छोटा सा एक उदाहरण है उसका। अब मान लीजिए कि मैं राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में जानता हूं, पर कल मैं कुर्बान अली साहब को दवाइयां लिखना बताना शुरू कर दूं कि साहब आपके जो जाड़ में दर्द है, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे हो, पर अगर है तो मैं उनको दवाइयां लिखना शुरू कर दूं तो शायद उनको ज्यादा आराम नहीं आएगा। कुछ कह रहे हैं आप? जी मेरा कहना यह है कि क्या अगर हम इसको मान ले तो क्या हम देश में विदेश नीति पर चर्चा करना बंद कर देंगे? हमारे पॉलिटिशियन विदेश नीति पर कभी कोई बात नहीं रखेंगे? जी मैं उसी पे आ रहा हूं। अब देखिए, सरकार में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग विषयों पे विभाजन है।
जो विदेश नीति का मामला है वो केंद्रीय सरकार का है और विदेश मंत्रालय का है। अब आप ये मानेंगे कि शायद विदेश मंत्रालय को थोड़ा बहुत रिश्तों के बारे में समझ है, और ये भी कहा जाता है कि दो गलत मेरे कुछ साथियों ने कहा था कि पहले भी कहा गया है, ये भी कहा गया, वो भी कहा गया। मैं उसको समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना ये सिर्फ है कि दो गलत एक सही नहीं बनाते। टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। तो हम सिर्फ सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर ने इस वक्त हमारी बड़ी मदद की है। मेरे पास पूरा चिट्ठा है उनका, जो कि उन्होंने हमारी मदद की है, और उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो प्रिवेंटिव हैं। उन्होंने क्योंकि देखा कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जो कि सराहनीय है, जिसकी की काबिल तारीफ है। अच्छा, अब केजरीवाल साहब, और मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, उन्होंने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं कुछ मेरे साथी कि उन्होंने कुछ उन पर अभियोग नहीं लगाया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे? किस बुनियाद पे कहेंगे? एक सिंगापुर आपकी मदद कर रहा है और प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहा है। आप खुद हमारी इस वक्त देश में इतनी समस्या है, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान करें कि किसी और देश पे उंगली उठाएं जो आपकी मदद कर रहा है? और किस बुनियाद पे, क्या कारण है? ये कहना कि फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, ये क्या ये कॉम्पिटेंस है एक चीफ मिनिस्टर का? तो ये इतना सरल नहीं है जो दिखता है। और अगर ऐसा कहा गया है तो विदेश मंत्रालय में क्या करें हम? एक जिंदगी लग जाती है रिश्ते बनाने में। मैं 36 साल डिप्लोमेट रहा हूं, मुझे पता है कितनी मेहनत होती है रिश्ते बनाने में। और ये कहना, कुछ मेरे सहयोगी दोस्त कह रहे थे कि सिंगापुर छोटा सा देश है, तो साहब छोटा सा देश है तो आप उसकी नजरअंदाज करेंगे? अगर बड़ा देश होगा तो आप कहेंगे कि ठीक है, देश देश ही होता है। और जिस तरह से रिएक्शन हुआ है वो सिंगापुर में, उसका कारण है क्योंकि बेबुनियाद एक लांछन लगाया गया है, और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि लांछन नहीं लगाया गया है। अब ये इनोसेंटली लगाया गया है या कुछ भी लगाया गया है, इसके पे मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि अगर मैं अपने बिना कॉम्पिटेंस के या जो मेरा एरिया नहीं है उस पर बात करूंगा तो गलती करूंगा तो मुझे भुगतना है। अब विदेश मंत्रालय का काम क्या है? क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले डिप्लोमेट रहे हैं, तो क्या वो विदेश मंत्री के तौर पर काम ना करें? अगर एक पॉलिटिशियन विदेश मंत्री होते तो क्या वो जो कहते वो ठीक था? और डॉक्टर जयशंकर जो भी डिप्लोमेट हैं तो उनकी भाषा अलग होनी चाहिए। तो मैं बड़े इज्जत के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। और मैं हाई कमिश्नर रहा हूं, एम्बेसडर रहा हूं, प्रवक्ता रहा हूं। जब मुझे एक चीज के लिए बुलाया गया है मेरे होस्ट कंट्री ने, अगर वो गलत होगी तो मैं उस पर कैसे कह सकता हूं कि ये गलत नहीं है? तो मैं सम्मान के साथ अपने सहयोगियों से थोड़ा सा मतभेद रखता हूं, और मैं मानता हूं कि ये जो हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे के मामलों में ऐसे हस्तक्षेप करने लग गए तो देश के लिए कोई भलाई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुर्बान साहब, मेरा मूल सवाल जो मैंने हर्ष जी से पूछा, विष्णु जी से पूछा था, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि विदेश नीति पर क्या अब हमारे देश के अंदर चर्चा करना बंद कर देना होगा? बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। केजरीवाल भी उनसे अलग नहीं है। राहुल गांधी ने कितना कुछ चीन के बारे में कहा है। अभी स्मिता जी ने कहा कि बांग्लादेश के बारे में गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी नेता किस किस तरह की चीजें विभिन्न देशों के बारे में कहते रहे हैं। तो क्या ये विदेश नीति एक ऐसा महकमा मान लिया जाए कि जिस पर आम आदमी या बाकी राजनीतिक दल बात नहीं करेंगे, केवल सरकार बात करेगी? बिल्कुल नहीं। विदेश नीति कोई ऐसा सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, या उसकी आलोचना करना कोई सेक्रिलेज नहीं मानता मैं डेमोक्रेसी में। ये होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जब मामला नेशनल इंटरेस्ट का आए, और नेशनल इंटरेस्ट भी क्या कि जब कहीं हम युद्ध की स्थिति में हो किसी देश के साथ, उस वक्त तो ये समझ में आता है कि हम एक आवाज में बोलें। लेकिन अगर कोई और मामला है तो उस विदेश नीति की आलोचना न की जाए। अभी इजराइल के मामले पर जो स्टैंड इंडिया का है, जो टॉपसी टर्वी होता रहा है पिछले 10-15 सालों से,
वो क्या उसके बारे में बात ना की जाए? तो ये कहना मैं बड़े अदब के साथ, आदरणीय विष्णु प्रकाश जी यहाँ मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जब ब्रिटेन में इस बात की चर्चा हो रही थी, अभी महीना भर भी नहीं हुआ, कि भारत में ऐसे वेरिएंट आ गए हैं कि साहब उसके साथ फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, प्राइम मिनिस्टर का दौरा रद्द हो गया, और जिस तरह की अनाप शनाप बातें कही गई, क्या हमारे विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता या हमारे राजदूत ने, हाई कमिश्नर ने इन बातों को कहा कि ब्रिटेन में इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिंगापुर छोटा देश है या बड़ा देश है, लेकिन सिंगापुर को बिल्कुल ये हक हासिल नहीं है कि वो हमारे एम्बेसडर को तलब करके उसे ये तंबीह करे कि वो अपने देश के मुख्यमंत्री, क्या उसने कह दिया है अरविंद केजरीवाल ने? सिर्फ यही तो कहा, और ये बात अब से नहीं, पिछले साल भर से अनेकों बार कही जाती रही है कि अगर आपने फ्लाइट पहले 31 जनवरी को जो पहला मरीज आया था आपके यहाँ कोरोना का, अगर आपने कैंसिल कर दी होती, रद्द कर दी होती, वो लॉकडाउन जो बाद में लगाया गया 23 मार्च को, वो अगर 31 जनवरी को लगा दिया जाता तो शायद इतनी भयावह स्थिति ना बनती। और तमाम देशों में, इटली से लेकर के अमेरिका तक जो हुआ, तो उसको हम एक विदेश नीति के इस पर्दे के पीछे कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारे बहुत काम आता है, और वो चाहे हमें जितना चाहे ह्यूमिलेट कर ले, जिस तरह से चाहे ह्यूमिलेट कर ले, इसका लाइसेंस तो किसी भी देश को नहीं दिया जा सकता। जब ट्रंप साहब ने बेहुदा बातें की थी हिंदुस्तान के बारे में, उस वक्त भी उनका जवाब जिस तरह से दिया जाना चाहिए था, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उन्हें नहीं कहा गया, क्योंकि ये माना गया कि ट्रंप तो हमारे दोस्त हैं, ट्रंप तो मेरा पर्सनल दोस्त है, और उसके साथ गलबहियां डाल करके मैं घूमता हूं और देश विदेश की नीति चलाने की हम बात करते हैं। तो इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं बहुत अदब के साथ कि किसी भी देश को, चाहे वो भूटान हो, बांग्लादेश हो, सिंगापुर हो या अमेरिका हो, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारे एम्बेसडर को तलब करके ये कहे कि हम अपना ये मुंह भी ना खोले। आखिर ऐसी क्या बात है? यही तो कहा ना कि एक सिंगापुर में इस तरह का, जाहिर सी बात है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा होगा, अपने दिल और दिमाग से तो उसने ये बात नहीं बना ली होगी। और उससे ये कि हमारे देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे, अगर खराब होते हो तो हो जाएं। माफ कीजिएगा अरुण प्रकाश जी, विष्णु प्रकाश जी, मैं बिल्कुल इस राय का नहीं हूं कि हमारा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान के से समझौता या किसी इस बात पर करें कि हमारे किस देश से क्या हमें फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। जी मुकेश जी, लगता है मुकेश जी जो हमारे मॉडरेटर है खुद उनका ही आप फ्रीज करके लगता है। मैं कुछ, अच्छा चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुकेश जी, साफ साफ। जी, तो कुर्बान साहब फ्रीज कर गए। नहीं, कुर्बान साहब फ्रीज देखिए, आप फ्रीज कर गए थे क्योंकि आपको जाना था आशुतोष जी के पास, इसलिए मैंने जी नहीं, मैं हर्ष जी के पास जाना चाहता हूं। मैं हर्ष जी से बात करना चाहता हूं। अगर एक बार की ये मान ले कि सिंगापुर ने को ये ट्वीट बहुत आपत्तिजनक लगा, वो बहुत विचलित हुआ, उत्तेजित हुआ, उसने शिकायत की, आपत्ति की, लेकिन उसके बाद जो भारत सरकार की विदेश मंत्रालय की जो भूमिका होनी चाहिए थी, क्या वही है? उसे ठीक है, अपने दोस्त को मनाना है, समझाना है, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को ह्यूमिलिएट करना भी इसमें शामिल हो सकता है? उसको गैर जिम्मेदार बताना भी शामिल हो सकता है? क्या उसको ये कहा जाए कि वो इनकॉम्पिटेंट है? देखिए मुकेश जी, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने बड़ी सिंप्लिसिटी से अपनी बात रखी कि फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या करना चाहिए और औरों को क्या करना चाहिए, लेकिन राजनीति, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब आज लोग बड़ा नाराज हो रहे हैं कि एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने ट्वीट किया तो तलब किया गया और उनके खिलाफ ऐसी भाषा का उपयोग किया गया। ये कोई नई बात नहीं है, और आशुतोष जी तो इतने पुराने रिपोर्टर हैं, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने देखा होगा, कुर्बान साहब ने देखा होगा। आप भूल जाते हैं कि मोदी साहब के साथ क्या हुआ था। जी,
कि आपकी सरकार ने मोदी जो उस समय सरकार थी दिल्ली में, उसने अमेरिका पर प्रेशर डालकर मोदी का वीजा रुकवा दिया था। तो राजनीति फॉरेन पॉलिसी से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हमेशा जुड़ी रही है और वो जुड़ी रहेगी। आप अपने डोमेस्टिक डिबेट्स करते रहिए अंदर, लेकिन सवाल ये है कि जब एक नेशनल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, जिसका मुझे लगता है एम्बेसडर विष्णु प्रकाश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि आखिर अगर सिंगापुर कंप्लेन कर रहा है तो उसके खिलाफ आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अब अगर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा तो कोई नहीं देगा। दूसरी बात, अगर मिनिस्टर ने एक रिस्पॉन्स दिया है तो उस पर चर्चा हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि अब हम डिप्लोमेट क्यों कह रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर अब डिप्लोमेट नहीं है, वो एक राजनेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना केस। तो इसमें बुरा भला मानने वाली क्या बात है, हम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं। ये जो अंदरूनी राजनीति चल रही है चलती रहेगी, लेकिन सवाल, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है विष्णु प्रकाश जी भी उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब हम फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब आप ये डिबेट्स जो रोज होती हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर कि कौन सा राजनेता क्या कह रहा है और उस पर पूरा दिन चर्चा होती है, लेकिन सवाल भारत के अपने जो हित हैं वो तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, वो आपके किसी ट्वीट से, आपके किसी एक बयानबाजी से बदलने वाले नहीं है। और मैं इसमें कुर्बान साहब से थोड़ा सा डिफर करता हूं कि भारत की जो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं। वो अगर सिंगापुर के साथ हमको अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बचाने हैं तो वो हमको लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी पर रखने पड़ेंगे। आप अपनी दुकान चलाते रहिए अंदर, चीफ मिनिस्टर्स कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे, वो राजनीति है, वो अंदरूनी राजनीति चलती है, सब देशों में चलती है। लेकिन जहां पर भारत सरकार की या भारत के अपने हित हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, उनको कैसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये इसमें कॉमनैलिटी होती है। तो दो चीजें मैं रखना चाहता हूं कि राजनीति, अंदरूनी राजनीति हमेशा जिक्र करेगी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगा और डिसीजंस भी लिए जाएंगे। जैसे जब कांग्रेस सरकार ने मोदी को कहा कि भाई आप नहीं जा सकते अमेरिका, और प्रेशर डाला अमेरिका पर इनको वीजा न दिया जाए। जो बात इन्होंने की कि देखिए, अगर एक मुख्यमंत्री ने गलत भी बोल दिया तो रिश्ता गया भाड़ में किसी दूसरे देश के साथ, आप अपने मुख्यमंत्री के साथ बनाए। गलत नहीं कहा मैंने। अच्छा, तो गलत नहीं कहा मैंने। कुर्बान साहब अपनी बात रख लें, विष्णु जी अपनी बात रख लें। जी बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल आप अदाब से सुना है तो आप मुझे टोके ना प्लीज। उसके बाद आप प्लीज। तो अगर आप, मैं एक हाइपोथेटिकल केस लेता हूं कि 30 मुख्यमंत्री हमारे 30 देशों के लिए कुछ बोलते हैं ऐसे, मान लीजिए, तो क्या हम सारे देशों के साथ रिश्ता तोड़ के बैठ जाएं? ये तो नहीं होता है। और जो आप कह रहे हैं कि जो सिंगापुर की सरकार को हमारे हाई कमिश्नर को तलब नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल होता है। अगर भारत पे कोई लांछन लगाए कि भारत ने गलत बोला है तो हम भी उनके चीफ मिनिस्टर को तलब करते हैं, क्यों नहीं करते? अब यूके में या कनाडा में जब कुछ होता है तो हम उनके एम्बेसडर को तलब करते हैं कि नहीं करते? और जहां तक यूके की बात उठाई गई थी कि उन्होंने भी ये बोला था, उन्होंने तब बोला था कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वेव आई हुई है और हम खुद मानते हैं कि हमारा जो वेरिएंट है उसका नाम भी है। तो एक चीज को मिलाना दूसरी के साथ वो गलत होगा, क्योंकि एक मेरिट्स पे बात होती है, आप मेरिट्स पे देखें। तीसरी बात ये है कि जो सिंगापुर के लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं फर्क कि एक चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि नहीं है। उनके लिए चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज है और वो भारतीय व्यू पॉइंट, भारत के नेता हैं, तो उसका रिएक्शन जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि उन पर गलत लांछन लगाया जा रहा है। तो हमको थोड़ा सा इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम अपनी समस्याएं सुलझाएंगे कि दूसरे देशों पर आरोप लगाएंगे। मेरा आपसे निवेदन, आपके थ्रू निवेदन ये है कि हम अपना घर संभालें, अपनी समस्याएं संभालें, ना केवल दूसरों पे उंगली उठाने की। जी, ये भी देखना पड़ेगा हमें कि देशों का अपना एक चरित्र भी होता है। हमने यूके वेरिएंट की इतनी चर्चा की, कभी यूके की तरफ से उस तरह से आपत्ति नहीं आई, लेकिन सिंगापुर ओवर सेंसिटिव है क्योंकि उसकी व्यवस्था में उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है और वो उस तरह से रिएक्ट कर सकता है। आशुतोष जी। देखिए, मैं 2-3 चीजें, पहली बात तो मैं एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी का बहुत सम्मान करता हूं। अगर उनको किसी बात से कोई तकलीफ हुई है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे लिए क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं।
हमारा हमेशा कोशिश ये होती है कि हम एक अच्छी डिबेट करें और सारी तथ्यों को अपनी बात पर रखें, भले ही हम अपने व्यू पॉइंट में एक दूसरे से कितने भी डिफर क्यों ना करें, वो एक अलग सवाल होता है। तो मैं बिल्कुल, विष्णु प्रकाश जी, आपका पूरा सम्मान है, आप बिल्कुल बुरा ना माने। और मैं 2-3 चीजें फैक्ट रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जो ये कहा जा रहा है कि एक लांछन सिंगापुर के ऊपर लगा हुआ है, ये बात सच नहीं है। 16 मई को जो सिंगापुर के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना है कि वहां पे कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है और कोरोना वहां पे है और उससे बचने की जरूरत है। तो जो कोरोना जो वेरिएंट की बात है वो वहां पे सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात जो मुझे कहनी है, मुझे ये कहनी है कि जो भाषा का जो इस्तेमाल किया गया, वो चाहे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया हो, चाहे विदेश मंत्री ने किया हो, वो ऑफेंसिव भाषा है, वो डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है। जयशंकर ने क्या लिखा, हाउएवर इररेस्पॉन्सिबल कमेंट्स फ्रॉम दोज हु शुड नो बेटर कैन डैमेज लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप। ये मैं मान सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान है, मैंने पहले भी कहा कि उनको विदेश नीति की शायद उतनी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, उनको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सिंगापुर से रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये एक इनोसेंट सा स्टेटमेंट है जिसको उन्हें समझना चाहिए और एक मुख्यमंत्री के नाते बोलने के पहले 10 बार सोचना भी चाहिए था। लेकिन जो जयशंकर जी का बयान है, ये कुछ दूसरे शब्दों में भी इसको वर्णित किया जा सकता था। वो इस तरीके से, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली शुड हैव अवॉइडेड स्टेटमेंट, शुड हैव अवॉइडेड द वर्ड व्हिच हैज यूज्ड। इससे ना तो मुख्यमंत्री की साख पर असर पड़ता और ना ही जो डिप्लोमेसी करने वाले लोग हैं सिंगापुर को भी बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब आप अपने देश के मुख्यमंत्री को इर्रेस्पॉन्सिबल बता देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को, तो इससे साफ होता है कि जो लोग इस वक्त फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, उनकी भाषा भी पिछले दिनों बिगड़ी है। ये मैं बार बार कहना, और मैंने जो आपत्ति है, मेरी आपत्ति इस पर नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया, मेरी आपत्ति इस पर भी नहीं है कि सिंगापुर ने उनको बुला के हमारे हाई कमिश्नर को क्यों बुलाया। बिल्कुल बुलाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसी बातें किसी दूसरे देश में कही गई जिससे कि उनकी साख को खतरा हो सकता है या आपत्तिजनक है, तो ये उस देश का, सॉवरेन कंट्री का ये हक है, उसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है कि बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करे। लेकिन क्या भारत के विदेश मंत्री को यह शोभा देता है कि अपने ही राज्य के, अपने ही देश के एक मुख्यमंत्री को आप इर्रेस्पॉन्सिबल बता दें? यह डिप्लोमेसी की भाषा है ही नहीं। मैंने भी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी समझी है, मैंने भी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी की पढ़ाई की, इसलिए मुझे मालूम है। A diplomat should have said बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं, कुछ भी कहते हुए कि this language should have been avoided, and I'll request the honorable chief minister to make amends. इससे किसी को तकलीफ नहीं होती। आशुतोष जी, इसी से जुड़ा मैं सवाल करना चाहता हूं। मुकेश जी, जी मैं एक मिनट, मैंने ये बात इसलिए कहने की कोशिश की क्योंकि मेरे पास तेजस्वी सूर्या का वो इस वक्त वो उनका ट्वीट भी है जो तेजस्वी सूर्या ने आज से कुछ समय पहले कहा था। अगर आप उसकी भाषा को देख लें तो पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे अरब कंट्रीज, पूरे मुस्लिम कंट्रीज की महिलाओं के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या उसके बाद भारत के तब उस वक्त के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारे देश के एक सांसद का बयान इर्रेस्पॉन्सिबल है? नहीं कहा था। उस वक्त जो मिडिल ईस्ट में जो भारत के राजदूत थे, उनको बयान देना पड़ा और उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं वो कृपया इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने से बचें। और देश के प्रधानमंत्री को भी स्टेटमेंट देना पड़ा था कि जाति धर्म के आधार पर कोरोना नहीं आता है। दैट वाज अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। ये आज जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यहां पे मैं अम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी से भी मैं डिफर करता हूं और हर्ष जी से भी डिफर करता हूं। अगर यूपीए की सरकार में अगर नरेंद्र मोदी के लिए अगर कहीं कुछ लॉबिंग की गई तो वो भी गलत था, और आज अगर किया जा रहा है वो भी गलत है। लेट्स फेस द फैक्ट। अम्बेसडर साहब, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने कहा कि अगर हमारे विदेश मंत्री साहब ये कहते, विदेश मंत्रालय कहता कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली शुड हैव अवॉइडेड द स्टेटमेंट एंड ही शुड मेक अमेंड्स, Was it a better language or this language जो उन्होंने कहा कि irresponsible statement है? आशुतोष जी, लैंग्वेज हर एक की अपनी होती है। आप इस्तेमाल करेंगे तो अलग होगी, मैं इस्तेमाल करूंगा तो अलग होगी, और कोई और इस्तेमाल करेंगे तो अलग होगी। तो और ये भी मैं मानता हूं, और
हमको सब जानते हैं कि जितनी सॉफ्ट लैंग्वेज हो उतनी ही अच्छी होती है, वो हम सब जानते हैं। पर ये कहना कि वो एक अब डिप्लोमैट है, जैसे हर्ष जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जिंदगी रोल प्लेइंग होती है, हम रोल प्ले करते हैं। अगर अब वो विदेश मंत्री हैं तो उनकी बैकग्राउंड क्या है उसको छोड़ दीजिए, वो एक विदेश मंत्री का रोल ही प्ले करेंगे, जहां जो मुझे समझ है उसके हिसाब से। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने बड़ी इनोसेंटली बिना ये ट्वीट किया है, तो साहब उनको क्या प्रोवोकेशन क्या थी? अगर ऐसी इनोसेंस हो, और आप उनकी भी बैकग्राउंड जानते हैं, मैं कि वो बड़े पढ़े लिखे हैं, सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, तो और आप कह रहे हैं कि लांछन ही लगाया गया। साहब, इससे ज्यादा लांछन क्या लग सकता है कि 16 जो मई की बात कर रहे हैं आप, कि 16 मई को उनके मंत्री ने, सिंगापुरियन मिनिस्टर ने कहा था कि हम पे मुश्किल आ रही है। बिल्कुल आ रही है साहब, केसेस बढ़ रहे हैं साहब, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अब वेरिएंट कहां से हो गया? वेरिएंट का मतलब ये हुआ कि वहां म्यूटेट किया है और उनको अपनी सेंसिटिविटीज हैं। तो अब अगर बेबुनियाद आप मुझे ये अगर कोई समझा दें कि केजरीवाल साहब को क्या प्रोवोकेशन थी सिंगापुर के लिए ये कहने की, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। अम्बेडकर विष्णु प्रकाश जी, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कभी कभी जो भाषा वो बोलते हैं उससे हमारे विदेश नीति पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और नुकसान हो सकता है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे ऐसे आपको याद होगा कि इस जमाने में इंद्रजीत गुप्ता जी देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, और शुरू के 1 महीनों में उनके ऊपर यह आरोप लग गया कि जब भी बोलते हैं वो देश का नुकसान करते हैं, क्योंकि इंद्रजीत गुप्ता जी देश के नेता बड़े थे, सीपीआई के बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, लेकिन उनको सरकार में रहते हुए किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग उनको नहीं थी। बाद में जब देवेगौड़ा साहब ने उनसे बातचीत की, उनको समझाया, तो उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता की भाषा बिल्कुल अलग हो गई। जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के कोई बात करते हैं, मैं अगर सिंगापुर के बारे में बोलने का मुझे पूरा अधिकार है, मैं उसकी आलोचना कर सकता हूं, करूंगा भी, लेकिन क्या देश के मुख्यमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को भी वही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए जो मैं इस्तेमाल करता हूं? एक नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर के आदमी को, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो राम मनोहर लोहिया जरूर एक जमाने में विदेश नीति के मसले बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अगर वही बात अगर वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर करते, या विदेश मंत्री के तौर पर करते, या मुख्यमंत्री के तौर पर करते, या सांसद के तौर पर कहते, तो उस भाषा को ऑफेंसिव माना जाता। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की ट्रेनिंग विदेश नीति में नहीं है, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट सिंगापुर को नीचा दिखाने के लिए किया होगा, ऐसा मैं कतई नहीं मानता, और ऐसा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं, और एक लंबे समय तक जिसने पत्रकारिता की है उस आधार पर भी मैं कह सकता हूं। तीसरी बात जो आपने कहा ना एस जयशंकर के बारे में, मैं विदेश मंत्री के जो प्रवक्ता हैं, उन विदेश मंत्री के प्रवक्ता का बयान भी मेरे पास है। वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भी जरा देख लीजिए, वो भी बहुत अप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं है। Singapore government called in our High Commissioner today to convey strong objection to Delhi CM's tweet on Singapore variant. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे लिखते हैं High Commissioner clarified that Delhi CM had no competence to pronounce on COVID variant or civil aviation policy. This word no competence is an objectionable. Even and now he is a spokesperson of a MEA. He is a career diplomat. He's a professional foreign policy diplomacy practitioner. Should he be using that language? He should not. He should have not used that language. जयशंकर, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं को पॉलिटिकल पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली he can make a statement which has a political tunings. But as a career, as a foreign ministry का, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है. This is offensive language. Ashutosh ji, Mukesh ji, can I comment on that? जी जरूर आप. Thank you. Ashutosh ji, I take your point and I take every point that you're making to heart. Now, as a former spokesperson for 3.5 years, I can tell you that a spokesperson will also take a cue from the government of the day. And right? So here comes the truth. No, बिल्कुल करूंगा। अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मैं जो मेरे देश की पॉलिसी होगी, मेरे नेताओं की पॉलिसी होगी, उस पर से ड्रॉ करूंगा। तो अगर आप विदेश मंत्री के कमेंट देख लें,
और स्पोक्स पर्सन के कमेंट देख लें, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा शब्दों का एक तरह से थोड़े शब्दों में तब्दीली है, पर भाव वही है। अब क्या ठीक है क्या नहीं है वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि स्पोक्स पर्सन, और आप तो मेरे से अच्छी तरह जानते हैं कि स्पोक्स पर्सन कई बार अपने आप बोलते हैं, और हमारा, मैं अपने तजुर्बे के साथ कह सकता हूं कि आप ड्रॉ करते हैं, जो कि आपका फ्रेमवर्क आपको या तो बताया जाता है या आप समझते हैं जैसे आपको समझ है उसके हिसाब से। जी कुर्बान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुछ बातें आशुतोष जी ने कही और कुछ शुरू में आपने कही। आपने छवि का जिक्र किया और आशुतोष जी ने कहा कि इस सरकार में एक तरह का एरोगेंस भी है। दिल्ली के छोटे से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक तो संघीय ढांचे की भी बात यहाँ उठती है, जिस तरह से केंद्र सरकार राज्यों के साथ व्यवहार करती रही है, उसमें आप इसकी भी झलक देख सकते हैं। तो ये क्या सरकार बहुत टची हो गई है, ओवर सेंसिटिव है इन तमाम मामलों में, अपनी छवि को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंता हो गई है, खासतौर से जो 3-4 महीने में उसको नुकसान पहुंचा है? क्या यही वजह है जो भाषा लगातार कटु होती जा रही है? सच्चाई तो आपने अपने ही सवाल में कह दी, मुझे उस पर कुछ ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस लगभग 1 घंटे की चर्चा में जो चीज़ निकल करके आई वो ये कि साहब राजनीति हो रही है और राजनीति में सब कुछ जायज़ है, और विदेश मंत्री चाहे कैरियर डिप्लोमेट रहा हो, लेकिन वो आज की तारीख में है तो बीजेपी का प्रवक्ता ही। तो इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को फिक्स करने के लिए जिस भी भाषा का इस्तेमाल खुद करें, अपने प्रवक्ता से कराएं, अपने एम्बेसडर से कराएं, उन्हें 7 खून माफ है। लेकिन सवाल यह है कि जहां तक विदेश नीति की सैंक्टिटी का ताल्लुक है, हमने देखा है कि अटल जी 1950 से लेकर के 1977 तक इस सरकार पे जितने हमले कर सकते थे, कांग्रेसी सरकार पे, चाहे वो नेहरू हो, लाल बहादुर हो या इंदिरा गांधी हो, उन्होंने किए। लेकिन 77 में विदेश मंत्री बनने के बाद वो जब पाकिस्तान गए थे तो वहां उन्होंने कहा कि अब तक जो मैं कहता रहा, उनसे पूछा गया था कि आप तो शिमला समझौते के विरोधी थे, आप यहाँ क्या करने आए? तो उन्होंने कहा मैं अब तक जनसंघ का मेंबर था, उसकी नीति जो थी उसके हिसाब से मैं बोलता था। अब हमारी सरकार की ये नीति है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाएं। और यहाँ ये भी दिलाना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि 23 मार्च 1977 को जिस दिन मोरारजी विदेश प्रधानमंत्री बने और अटल जी ने शपथ नहीं ली थी विदेश मंत्री की, उस दिन का भाषण अभी आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने इजराइल के बारे में और फ़लस्तीन के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था, उसको भी हमें देख लेना चाहिए। देखिए, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सुप्रीम हैं, और उन नेशनल इंटरेस्ट में हमको अपने बिना कोई सम्मान से, आत्मसम्मान से समझौता किए बिना अपना काम हमें चलाना होगा। हमें ये जो कॉलोनियलिज्म ऑफ द माइंड है, इसको अब दरकिरार करना होगा। ये 70 साल हो गए, बहुत दिन हमने उस ब्रिटिश लीगेसी को ढो लिया। अपनी सिविल सर्विसेज में भी, विदेश नीति में भी। नेहरू जी पर भी आरोप लगता था जब तक गोवा शामिल नहीं हुआ था भारत में, कि वो भारत के कम और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ज्यादा मालूम होते हैं। लेकिन ये बहस होती थी, उनके ऊपर प्रहार किए जाते थे। मैं फिर कहूंगा कि विदेश नीति कोई ऐसा सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसके बारे में सवाल न किए जाएं, जिस पे बहस न की जाए। डेमोक्रेसी ने हमें यही तो हक दिया है कि आज हम आपके साथ बैठ करके इन सारे सवालों पर बात कर रहे हैं। इसको किसी ऑफेंस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि अगर ब्रिटेन हमारे साथ कुछ कर ले वो माफ, अमेरिका कुछ कर ले वो माफ। मैं और एक चीज याद दिला दूं कि जो न्यूयॉर्क का मेयर है या जो लंदन का मेयर है, उसका बयान भी जब आता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में और राजनीति में एक मायने रखता है। यहाँ तो दिल्ली का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है जिसने ये बयान दिया, और उसके बयान में मैं कोई दुर्भावना, कोई गलती नहीं मानता। सरकार ने जिस तरह से उसको डील किया है, ये उसकी अक्षमता का ही मैं सबूत कहूंगा, क्योंकि उसने शुद्ध राजनीतिक कारणों से सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए ये हरकत की है, जो कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, और डिप्लोमेसी में तो कतई नहीं। हर्ष, मैं आपके पास से इस चर्चा को खत्म करूंगा। छोटा सा सवाल है, जैसा विष्णु प्रकाश जी ने भी कहा कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो राजनीति से प्रभावित भी होती है, विदेश नीति भी राजनीति से प्रभावित होती है, और विदेश मंत्रालय के तमाम जो मूव होते हैं उसमें राजनीति कहीं ना कहीं होती है। तो अगर
विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्री को ये हक है, तो फिर दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं हक होगा? वो भी राजनीति करेंगे। जी बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि राजनीति होती है। मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ इस डिस्कशन को देखकर कि राजनीति क्यों, हमेशा तो होती है राजनीति। राजनीति से ओतप्रोत है हमारी विदेश नीति। तो मुझे तो, और ये जैसा कुर्बान साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें विदेश नीति पर भी राजनीति होगी। आप राजनीति करें, उस पर डिस्कशन हो। सवाल मुझे देखिए, यहाँ पर एक बेसिक जो बड़ी चीज है जिसका बार बार एम्बेसडर प्रकाश जिक्र कर रहे हैं, वो कहीं पर दरकिनार हो जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है उतना सेक्सी नहीं होता, कि आखिर हमारा राष्ट्रीय हित क्या है। हमारा राष्ट्रीय हित इस समय ये है कि सिंगापुर जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, उसके साथ संबंधों को वापस पटरी में लाना। अब वो उसकी कोशिश एक सरकार की इंस्ट्रूमेंटैलिटी की तरफ से हो रही है। बाकी सब नॉइज है। बाकी सब तो जो उन्होंने कह दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने और विदेश मंत्री ने अपने राजनीतिक जो भी उनका स्टैंड है उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स कर दिया। बाकी जैसा एम्बेसडर प्रकाश ने कहा, ये समय लगेगा। अब आप जब आप तिलमिला जाते हैं, जब नेपाल में कोई एक स्टेटमेंट होता है, जब या जैसा भी आशुतोष कह रहे थे मिडिल ईस्ट पर बात होती है, तो सोचिए सिंगापुर वाले भी तिलमिलाए हुए हैं, उसमें भी उसको भी आपको शांत करना है। और शांत करने का एक तरीका ये भी है कि आप पावरफुल पॉलिटिकल रिस्पॉन्स दें। तो कहीं पर, और वो पावरफुल रिस्पॉन्स आपने सिंगापुर को भी दिया। तो देखिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आपकी टारगेट ऑडियंस एक सिंगापुर भी है, बाकी जो आपको अंदर जो आपको राजनीति करनी है वो तो चलती रहेगी। ये डिबेट तो चलता रहेगा। केजरीवाल साहब और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अपनी राजनीति तो लंबी, वो तो नॉर्मल एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो आपका फोकस है वो सिंगापुर को, भारत के संबंधों को वापस पटरी पे लाना है। और मुझे लगता है उस पर एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ बयान दिया है और हमारे विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है। अब उस पर बहस, राजनीति और आगे उस पर क्या हो ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन एज अ स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई चीज नहीं है। राजनीति विदेश मंत्रालय में, विदेश नीति में हमेशा से होती रही है। और विष्णु प्रकाश जी और जो लोग इससे डील करते हैं उनको पता है, और जो लोग इसको देखते हैं उनको भी पता है। तो आज का ये डिस्कशन का चर्चा ये है कि उन्होंने ट्वीट किया तो हम उस पर बैठ के एक घंटे मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग स्वीप ऑफ हिस्ट्री दिस इज ऑल इररिलेवेंट मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ सबक तो मिलेंगे ही। आज रिलेवेंट लग रहा हो, लेकिन भारतीय राजनीतिज्ञों को भी इसमें कुछ सबक मिलेंगे और सरकार को भी कुछ सबक सीखने चाहिए कि उसकी भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है, उसको लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर विवाद पैदा होता है और फिर दूसरे तरह की कटुताएं भी खुलती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बहुत ही दिलचस्प चर्चा हुई और बहुत ही कहना चाहिए कि कंट्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू उभर कर आए इस पूरी बातचीत में, जो कि एक अच्छी बातचीत का लक्षण भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद, नमस्कार।